वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा जिसने इलेक्शन कमीशन को हिला दिया। चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है? इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से वोट स्कैम्स कई बार हो चुके हैं और ये चीज इलेक्शन कमीशन का फेलियर दिखाती है। अब देश की जनता को जवाब देना चाहिए। बताती है कि कैसे देश की नींव हिल चुकी है। आइए आज इलेक्शन कमीशन का रोल और इनका फेलियर ब्रीफ में जानते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 7 अगस्त 2025 को होती है, जब सबसे पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी बताते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, वोट चोरी हुए हैं। दिस इज हाउ द बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन वाज स्टोलन। इन्होंने यहाँ पे 5 प्रकार से वोट चोरी के तरीके बताए। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। अब देखिए, जैसे ये सब हुआ, सबको लगा कि ये फेक प्रोपोगेंडा है जो ओपोजिशन फैला रहा है। सबको लगा कि अभी बीजेपी आएगा या फिर इलेक्शन कमीशन आएगा और बताएगा ये सब फेक है और सबूत दे देगा ये सब फेक के। 13 अगस्त को अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबको लगा ये बताने वाले हैं कि वोट चोरी नहीं हुई है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। बट यहाँ पे अनुराग ठाकुर क्या बोलते हैं? अनुराग ठाकुर कहते हैं कि वोट चोरी 1952 से चली आ रही है। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रखी। अब देखिए, जैसे ही अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ बोला, सबकी नजर इलेक्शन कमीशन पर आ गई। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तो तय हो गया था कि वोट चोरी तो हो गई है, लेकिन सबको अभी देखना था कि इलेक्शन कमीशन इस पे क्या कहता है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लगातार वोट चोरी हो रही है तो किस काम की डेमोक्रेसी? अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना बाकी था। सब लोग इनका जवाब का वेट कर रहे थे कि ये क्या चल रहा है भाई। 17 अगस्त का दिन आता है, इलेक्शन कमीशन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और यहाँ पे सबको कंफर्म हो जाता है कि वोट चोरी तो हुई है। देखिए, बात क्या है कि सबको इलेक्शन कमीशन से एक करारे जवाब की उम्मीद थी। सबको लगा कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे प्रूफ्स देने वाला है। जो भी राहुल गांधी ने बोला है वो बताएंगे कि ये सारी चीजें गलत है। राहुल गांधी ने डिजिटल एसेट्स मांगे हैं, वीडियोस मांगी हैं, तो ये उनको प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। सबको लगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये फेक वोटर है, वोट डालने लोग गए ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन वीडियो में दिखा देगा कि देखो लोग वोट डालने आए हुए थे। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा कर देता, एविडेंस दे देता, प्रूफ दे देता, तो इसके बाद पक्का साबित हो जाता कि ये पूरा फेक प्रोपोगेंडा है। बट इलेक्शन कमीशन ने पूरा इसका उल्टा किया। इन्होंने बोला किसी के परिवार के साथ वोट डालते हुए वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब देखिए, जैसे ही ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं, सबको क्लियर हो जाता है कि वोट चोरी तो पक्का हुई है। ये चीज पूरे देश को हिला देती है। सबको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तो डिक्टेटरशिप वाली चीज हो जाती है कि आप वोट चोरी करके चुनाव जीत जा रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें पूरा करिकुलम समझना पड़ेगा। एक्चुअली में जो रूलिंग गवर्नमेंट रहती है ये हमेशा मीडिया को खरीद लेती है। अब मैं मोदी गवर्नमेंट की बस बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी अगर पहले थी रूल में तो उन्होंने भी मीडिया को खरीद रखा होगा। मतलब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये मीडिया को खरीद ही लेते हैं। मीडिया के साथ साथ ये काफी सारे जर्नलिस्ट को खरीद लेते हैं। जो भी क्रिमिनल रहते हैं वो महान बन जाते हैं जैसे ही वो इनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं जो रूल में रहती है। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट है ये सब कुछ कंट्रोल करती है, सब कुछ ये खरीद लेते हैं और ऐसे तो ये डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो डेमोक्रेसी कहाँ गई? इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी किस प्रकार से इंडिया में रूल कर रही है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं जिससे हम किसी देश को डेमोक्रेटिक कहते हैं। सबसे पहला पिलर है लेजिस्लेचर, मतलब जो करंट गवर्नमेंट रहती है ये उसी का पिलर हो जाता है क्योंकि असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा पिलर जो है वो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि करंट टाइम में जो पीएम है, इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसका मतलब ये भी रूलिंग पार्टी के हाथ में रहता है क्योंकि ये दोनों चीज में रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी रहती है। चौथा पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया को माना जाता है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट खरीद लेती है, मतलब ये भी गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एक्चुअली में जो तीसरा पिलर है डेमोक्रेसी का, ज्यूडिशरी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही देश को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ये कोई भी बिल रोक सकते हैं जो भी गवर्नमेंट पास कर रही है। ये लगातार गवर्नमेंट का ओपोज करते हैं और यही चीज मेंटेन करती है डेमोक्रेसी को। गवर्नमेंट जब सारे पिलर खरीद चुकी रहती है, जब एक पिलर अकेले खड़ा रहता है। अब यदि हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा। बेसिकली ना ये जुडिशरी में आएंगे ना गवर्नमेंट में आएंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे और ये न्यूट्रल होकर इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि ये दोनों पार्टी का ओपोज करेंगे। इवन ये मीडिया को भी ओपोज करेंगे कि वो कोई भी मैनिपुलेशन ना लाए वोटिंग के टाइम पर।
इनका काम साफ है कि ये न्यूट्रल इलेक्शन कराएंगे ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों गवर्नमेंट रूल पे आ सकेंगी लगातार। तो अभी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ये जो है ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबको लग रहा है कि इन्होंने वोट में धांधली की है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? जब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जब ये न्यूट्रल है, जब इनको अपोज करना है दोनों गवर्नमेंट को, तो ये मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? सबको लग रहा है ये बिक चुके हैं, और ऐसा क्यों हुआ है? और एक्चुअली में ये बस नहीं, 1952 के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा ही कुछ किया था। तो एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है? देखिए, बात क्या है कि 1952 के टाइम जब इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर 14,000 वोट से इलेक्शन हार जाते हैं। अब जब ये इलेक्शन हारते हैं तो ये 20 पेज की चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि वोट के अंदर कुछ धांधली हुई है, क्योंकि 74,000 वोट फालतू कर दिए गए, कि ये बेकार वोट हैं। 74,000 वोट सीधे खत्म कर दिए गए, ये किसी पार्टी को नहीं दिए गए। बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर 14,000 वोट से हार जाते हैं, मतलब ये चुनाव जीत भी सकते थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि यहाँ पे कांग्रेस ने कुछ धांधली की है, इन्होंने वोट वगैरह खरीद लिए हैं या फिर कमिश्नर को ही खरीद लिया है। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर। और बाद में सबको समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट चुनता है। प्रेसिडेंट कौन बनाता है? प्रेसिडेंट करंट पीएम बनाता है। मतलब कि बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा कि जो भी रूलिंग पार्टी में रहता है उसी का इलेक्शन कमिश्नर रहता है, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ने चूज किया है। ऐसे में इलेक्शन कमिश्नर हमेशा अपने पीएम का साथ ही देगा और लगातार उन्हें जिताने के लिए थोड़ी बहुत धांधली भी कर देगा, जैसे वोट चोरी, एक्स्ट्रा वोट जोड़ देना। बट बात क्या है कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया। उनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर इनसे मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट एक रूल लाता है कि आज के बाद जो भी इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी होगा, उसको बनाने के लिए रूलिंग पार्टी का मेन लीडर होगा, मतलब मोदी जी होंगे, साथ में ओपोजिशन पार्टी का मेन लीडर होगा, मतलब राहुल गांधी होंगे, और यहाँ पे CJI भी होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। मतलब मार्च 2023 में तय हो चुका था कि अभी बिल्कुल न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर आने वाला है। इसका कारण क्या है कि दोनों पार्टी के लीडर तो हैं, साथ में यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये बिल्कुल ही न्यूट्रल हो। वोट चोरी के सवालों का जवाब दिया नहीं गया। बट दिसंबर 2023 का समय आता है और यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट क्या करती है कि रातों रात ये एक बिल पास करा देते हैं, जिसमें ये रहता है कि जो इलेक्शन का चीफ कमिश्नर है उसको चुनने के लिए पीएम ऑफ इंडिया होंगे, साथ में ओपोजिशन का लीडर होगा, इनके साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि पीएम नहीं चुना होगा। इसका मतलब दो लोग अगेन रूलिंग पार्टी के होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से इलेक्शन कमिश्नर चुनने की प्रोसेस वही हो गई। मोटा मोटा वही इलेक्शन कमिश्नर होगा जो रूलिंग पार्टी में होगा, उसी का इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा। और इसीलिए अभी जो ज्ञानेश कुमार है लगातार मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने ही इनको चुना है। एंड ये चीज तो तय है कि अभी वोट चोरी हो चुकी है और वोट चोरी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो नेता आ गए हैं वो तो बने ही रहेंगे, जो एमपीज बन गए हैं वो बन चुके हैं। बट बात यही है कि राहुल गांधी ने इसके ऊपर आवाज उठाई, और अगर ये आवाज उठाएंगे तो इसके बाद वोट चोरी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानेश जी अभी डर जाएंगे तो करंट इलेक्शन में वोट चोरी नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई फेक वोटर ये जोड़ पाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट चोरी अगर नहीं होती है, राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो क्या इसके बाद कभी वोट चोरी नहीं होगी? क्योंकि वोट चोरी अभी बीजेपी बस ने नहीं की है, 1952 में कांग्रेस ने किया था, और बीच में तो हमें पता भी नहीं कि कितने बार वोट चोरी की प्रोसेस हो चुकी है। हमेशा के टाइम में इलेक्शन कमिश्नर जो था वो करंट लीडिंग पार्टी का ही था, मतलब ये कई बार हो चुका होगा। देखिए, मैं मीडिया हूँ और मेरा ये काम है कि मैं गवर्नमेंट के बनाए लॉस पर क्वेश्चनिंग करूं और लगातार इनसे प्रूफ्स मांगूं। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं मीडिया हूं, मैं डेमोक्रेसी का 4th पिलर हूं और मैं जनता को सपोर्ट कर रहा हूं। धन्यवाद।